नमस्कार मित्रों, देसाई ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का 5th और लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो अपलोड करने पर आपको तुरंत पता चले। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स के भी दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स उनकी शेयर की है, आप वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5th चैप्टर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी। मतलब देखिए, भारतीय लोकतंत्र के आगे क्या चुनौतियां हैं आज, वो हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। एज वी हैव सेड अर्लियर, डेमोक्रेसी इज अ कंटिन्यूअस लिविंग प्रोसेस। देखिए, लोकतंत्र एक जीवित प्रक्रिया होती है, जिंदा होती है। मतलब लोकतंत्र एक जिंदा समाज का प्रतीक होता है। सिर्फ पॉलिटिकली या कॉन्स्टिट्यूशनली लोकतंत्र लाने से नहीं होता, बहुत सी चीजें होती है। वो क्या होती है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। mere adoption of democracy does not bring democracy into practice। देखिए, केवल कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी बताने से या फिर रेगुलरली इलेक्शंस लेने से डेमोक्रेसी आती है, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी एक्चुअल लोगों के जीवन का भाग होनी चाहिए। अलर्ट एंड कॉन्शियस एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन डेमोक्रेसी। देखिए, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, उसे जीवित रखने के लिए हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना पड़ता है। It is necessary to understand threats to democracy in time and deal with them in a democratic manner। देखिए, जो लोकतंत्र को जो भी खतरे हैं, जो भी चुनौतियां हैं, उन्हें समय रहते ही पहचान कर उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से ही उन्हें डील करना है, उन्हें सॉल्व करना है। In this chapter we will primarily focus on challenges before democracy in India। देखिए, पूरे विश्व में लोकतंत्र के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इस चैप्टर में हम भारतीय लोकतंत्र के आगे क्या चुनौतियां हैं वो हम सीखने वाले हैं। बट बिफोर दैट लेट अस हैव अ लुक एट चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी एट ग्लोबल लेवल। तो उससे पहले हम जो वैश्विक सतह पर जो लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं वो हम देखेंगे। टुडे एवरी नेशन इन द वर्ल्ड क्लेम्स टू बी डेमोक्रेटिक। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था तब दुनिया में बहुत 3-4 देश ही ऐसे थे जहां पर लोकतंत्र था, लेकिन आज नियरली एवरी कंट्री खुद को लोकतांत्रिक बोलता है, लेकिन एक्चुअल में लोकतांत्रिक बहुत कम देश है। बट इन रियलिटी वेरी फ्यू नेशंस इन द वर्ल्ड हैव डेमोक्रेसी दैट प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ पीपल एंड गिव्स प्रायोरिटी टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लेकिन बहुत कम देश ऐसे हैं विश्व में जहां पर लोकतंत्र जो है वो वहां के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है और वहां के नागरिकों की भलाई करने के लिए वहां की सरकार होती है। मेनी डेमोक्रेसीज आर फेसिंग द चैलेंज ऑफ मिलिट्री टेक ओवर। देखिए, कई सारे देशों में, हमारे नेबरिंग कंट्री जो है पाकिस्तान, वहां पर भी ये हो चुका है कई बार, 3 बार। तो जो कई सारे डेमोक्रेसीज है वहां पर मिलिट्री टेक ओवर का प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं वो। मतलब क्या होता है, जैसे जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होता है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होता है, उसे अचानक से मिलिट्री चीफ जो होता है, आर्मी चीफ, वो या तो उसे मरवा देता है या उसे जेल में डाल देता है, और जो मिलिट्री आर्मी चीफ होता है वो खुद प्रेसिडेंट बन जाता है और वो पूरा देश का कंट्रोल अपने हाथों में लेता है। ऐसा पाकिस्तान में कई बार हो चुका है। हमारा देश ऐसा है, यहाँ पर ऐसी एक बार भी बात नहीं हुई। तो हमें इस बात की प्राउड होना चाहिए, क्योंकि हमारी मिलिट्री बहुत देशभक्त है, ऐसा नहीं करती। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हमारे यहाँ फांसी पर लटकाया नहीं जाता। स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज एट द ग्लोबल लेवल एंड एडॉप्शन ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी बाय ऑल नेशंस इज अ मेजर चैलेंज एट ग्लोबल लेवल। देखिए, जो लोकतांत्रिक मूल्य है, जो विचार है लोकतंत्र के, वो सभी देशों में
उनको मतलब रूट लेवल तक उनमें डिसॉल्व होना वो बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि जहां लोकतंत्र होता है वहां शांति प्रस्थापित होती है, ऐसा है। और वहां के नेबरिंग कंट्रीज में भी शांति होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारा एक भी नेबर स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं है, उसके कारण हमारा मतलब ठीक नहीं है हमारा नेबर कोई भी इतना। Which democratic institutions need to be established for transformation from non-democratic system to a democratic system? देखिए, नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम से डेमोक्रेटिक सिस्टम को बदलने के लिए क्या क्या कौन सी संस्थाएं लगती है, कौन सी इंस्टीट्यूशंस लगती है। देखिए, आपने पढ़ा होगा पहले भी, पॉलिटिकल साइंस में वगैरह पढ़ा होगा आपने, सिविक्स में वगैरह। तो डेमोक्रेसी में किसी भी 3 मेन इंस्टीट्यूशंस होती है। पहली इंस्टीट्यूशन होती है जो होती है एग्जीक्यूटिव, मतलब जो गवर्नमेंट होती है, जो शासन होता है, सरकार होती है वो। उसके बाद होते हैं लेजिस्लेटिव, मतलब पार्लियामेंट जो होती है, हमारी संसद जो होती है, जो कानून बनाती है अलग अलग विषयों पर। और तीसरी होती है जुडिशियरी, मतलब न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका। ये 3 जो होते हैं, ये इंस्टीट्यूशन स्थापित करना बहुत आवश्यक होता है किसी भी देश को लोकतांत्रिक बनने के लिए। और उन्हें सशक्त भी होना चाहिए, उनके पास शक्ति भी होनी चाहिए, नाम के लिए नहीं होने चाहिए। Democratic values are found to be very weak even in those nations where democracy appears to be deep rooted. देखिए, बहुत से ऐसे भी देश है जहां पर लोकतंत्र ऊपर से तो दिखाई देता है कि बहुत डीप रूटेड है, अच्छा है, लेकिन वहां पर भी लोकतांत्रिक मूल्यों का रक्षण नहीं किया जाता, वहां पर भी वैल्यूज काफी वीक होती है डेमोक्रेसी की। इन नेशंस लाइक इंडिया डेमोक्रेसी appears in the form of voting, elections, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, जुडिशरी एटसेट्रा। देखिए, भारत में भी लोकतंत्र दिखाई तो देता है, लोग वोट करते हैं, हर 5 वर्षों बाद इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ। और सरकारी मशीनरी ऐसी है, मतलब हमारे यहाँ भी जुडिशरी है, गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है। तो ये जो है हमारे यहाँ भी दिखता है डेमोक्रेटिक रूट्स। हाउएवर दिस इज ओनली अ पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये सिर्फ राजकीय व्यवस्था हो गई, लोगों को भी लोकतांत्रिक मूल्य अपनाने पड़ेंगे। टू बिकम अ वे ऑफ लाइफ डेमोक्रेसी मस्ट बी प्रैक्टिस्ड इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। देखिए, लोकतंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए, देखिए, अपने समाज में, अपने अंदर वो मूल्य उतारने पड़ेंगे, लोकतांत्रिक मूल्य। सेवरल मेजर्स सच एज inclusion of all social components, autonomy to social institutions, empowerment of citizens, protection of human values need to be adopted for real cultivation of democracy। देखिए, किसी भी लोकतंत्र को अगर बड़ा होना है, अगर पावरफुल होना है, तो क्या करना पड़ेगा? सभी सामाजिक तबकों को, जो गरीब है, जो पिछड़े हुए हैं, उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा पावर में, सत्ता में। फिर है जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको भी स्वतंत्रता देनी चाहिए, स्वायत्तता देनी चाहिए। फिर है नागरिकों का सशक्तिकरण, नागरिकों को शक्ति देनी चाहिए, उन्हें शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, सिर्फ वोटिंग पावर देकर नहीं होगा। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज नीड टू बी अडॉप्टेड फॉर रियल कल्टिवेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, जो है, जो मानवाधिकार है वगैरह, उनको भी बचाना पड़ेगा। कैन यू टेल इन डेमोक्रेसी टू गेट पावर पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी राजकीय दल को अगर सत्ता में आना है तो उन्हें इलेक्शंस लड़ने पड़ते हैं और इलेक्शंस जीत कर आने पड़ते हैं। बट डू पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज इंटरनल इलेक्शंस? यहां पर यह प्रश्न पूछा गया है कि लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर इलेक्शंस करवाती है क्या? मतलब पार्टी प्रेसिडेंट जो होते हैं, पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं, क्या उनका चुनाव भी होता है? तो ये पार्टी जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही है, डेमोक्रेसी में लड़ रही है, उनके अंदर भी डेमोक्रेसी होना आवश्यक है ना। तो इट इज नेसेसरी दैट पॉलिटिकल पार्टीज शुड होल्ड इलेक्शंस एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अंदर भी इलेक्शंस होने चाहिए, पार्टी प्रेसिडेंट पद के लिए, दूसरे पदों के लिए इलेक्शंस होने चाहिए ट्रांसपेरेंट, और वो पद चुने जाने चाहिए। आर सच इलेक्शंस हेल्ड? तो कुछ पार्टीज में तो होते हैं इलेक्शंस, जैसे बीजेपी पार्टी है तो वहां पर तो इलेक्शंस होते हैं, पार्टी प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिकली चुने जाते हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे
कांग्रेस है, वहां पर सिर्फ गांधी फैमिलीज के ही जो लोग हैं वही प्रेसिडेंट बन सकते हैं, या फिर शिवसेना है जो सिर्फ जहां पर ठाकरे फैमिली का चलता है। एनसीपी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, वहां पर सिर्फ पवार फैमिली का ही राज है। तो ये जो है ये पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टीज नहीं है, ये खानदानी पॉलिटिकल पार्टीज है। जैसे वो खानदान मतलब उनका खानदानी व्यवसाय हो चुका है, वो बिजनेस हो चुका है उनका, फैमिली बिजनेस। तो ये गलत है। Questions in my mind. China adopted economic reforms and also became a member of the World Trade Organization. देखिए चीन ने आर्थिक सुधारणाएं भी की और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी वो मेंबर बना। बट चाइना कंटिन्यूज टू हैव वन पार्टी सिस्टम। इज चाइना डेमोक्रेटिक नेशन? देखिए चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर सिर्फ एक दल का राज है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीसीपी। तो ये जो है वहां पर एक ही पार्टी का राज होता है, वहां पर ना कोई विपक्ष होता है ना कोई होता है। वहां पर सिर्फ इलेक्शंस तो करवाए जाते हैं कहने के लिए, लेकिन वो इलेक्शंस जो होते हैं, इलेक्शंस में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के ही लोग खड़े हो सकते हैं। मतलब एक ही पार्टी, आप इमेजिन कीजिए हमारे यहाँ सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग खड़े हो रहे हैं, 2-3 लोग, और उनमें से एक को चुनना है, मतलब अंत में कांग्रेस की ही सत्ता रहेगी। तो ऐसा है। तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का राज होता है हमेशा से, और वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के 2-3 मेंबर्स खड़े करवाए जाते हैं, और उन्हें जो पसंद होता है उसे वो चुनकर भेज देते हैं, और वो उसे ही लोकतंत्र कहते हैं अपना। तो ये वन पार्टी सिस्टम है, वो डेमोक्रेसी नहीं है वो। तो वहां पर बहुत ज्यादा अत्याचार भी होते हैं लोगों पर। वहां पर फेसबुक अलाउड नहीं है, ट्विटर अलाउड नहीं है, यूट्यूब अलाउड नहीं है। तो इनके द्वारा जैसे हम इन सोशल मीडिया की मदद से आवाज उठाते हैं, हम पर अगर अन्याय होता है, तो वहां पर ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, सरकार के खिलाफ बोलने का बिल्कुल अलाउड नहीं है। Another challenge before democratic nations is to ensure that democracy becomes deep rooted. देखिए दूसरा जो चैलेंज है, चुनौती जो है डेमोक्रेटिक नेशंस के सामने, वो है डेमोक्रेसी डीप रूटेड होनी चाहिए पूरे समाज में। फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड जस्टिस, पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियनिज्म आर द वैल्यूज दैट शुड बी प्रैक्टिस्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ द सोसाइटी। देखिए क्या क्या वैल्यूज आवश्यक है डेमोक्रेसी के लिए। फ्रीडम, स्वतंत्रता होनी चाहिए नागरिकों को, बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचार करने का स्वतंत्रता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, न किसी धर्म के आधार पर भेदभाव होना चाहिए, ना रेस के आधार पर ब्लैक व्हाइट ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। फ्रैटर्निटी एंड जस्टिस, सब बंधुभाव होना चाहिए सभी लोगों के बीच में। फिर जस्टिस, न्याय सभी के साथ होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पीस, शांति होनी चाहिए, और विकास होना चाहिए। जब विकास होता है तभी डेमोक्रेसी का मतलब होता है, अगर विकास नहीं हो रहा तो क्या फायदा। ह्यूमैनिटेरियनिज्म मतलब मानवता का दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ये सारे दृष्टिकोण, ये सारे विचार जो है वो प्रैक्टिस किए जाने चाहिए समाज में। द मास सपोर्ट फॉर दिस पर्पस कैन बी गैदर्ड ओनली थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। तो इन सभी वैल्यूज का अगर सपोर्ट करना है तो डेमोक्रेसी ही एक बेहतर तरीका है। देखिए आपको लगता होगा कि मतलब ये सच भी है। देखिए डेमोक्रेसी एक निर्दोष राज्य व्यवस्था नहीं है, डेमोक्रेसी के भी अपने कुछ दोष है, उसमें भी कुछ फॉल्ट्स है, लेकिन ये लीस्ट फॉल्टी सिस्टम है, मतलब सबसे कम फॉल्टी सिस्टम है। इसमें भी दोष है लेकिन ये सबसे कम दोषयुक्त सिस्टम है। चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र के आगे क्या चुनौतियां हैं। टू मेक डेमोक्रेसी मोर मीनिंगफुल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसेंट्रलाइज पावर एंड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। देखिए भारत ने क्या किया है, लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए डिसेंट्रलाइज किया है शक्ति को, मतलब विकेंद्रीकरण, मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मतलब हमारे यहाँ देखिए स्टेट गवर्नमेंट होता है, राज्य सरकार होता है, राज्यों के हमारे चीफ मिनिस्टर काम देखते हैं राज्यों के, और केंद्र सरकार होती है जो पूरे देश का काम देखती है। तो उनके बीच में, और हमारा जो लोकल गवर्नमेंट होता है जैसे म्यूनिसिपैलिटी वगैरह, ग्राम पंचायत वगैरह होते हैं वैसे, तो इनके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ताकि लोकतंत्र को मजबूती दी जा सके। और adopted the policy of reservation for women and weaker sections of the society। देखिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया गया है,
शिक्षा में और इवन पॉलिटिकल फील्ड्स में भी, और वीकर सेक्शंस के लिए भी, मतलब जो पिछड़े जनजातियों के लोग हैं, जो कमज़ोर है, उनको भी आरक्षण दिया गया है। बट वी शुड थिंक वेदर सच मेजर्स रियली गिव पावर इन द हैंड्स ऑफ सिटीजन। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए आज कि क्या बस यही करने से क्या हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और नागरिकों को सत्ता मिलेगी सही मायनों में? तो देखिए, इनके भी कई सारे मतलब फॉल्ट्स है, रिजर्वेशन के भी, उनके भी कुछ दोष है, लेकिन हमें इन सभी के साथ आगे बढ़ना है। आम्बेडकर जी ने ये बोला था कि जो रिजर्वेशन है वो मतलब स्वतंत्रता मिलने के बाद 10 वर्षों तक ही होना चाहिए, ऐसा आम्बेडकर जी ने बोला था पिछड़े जनजातियों के लिए वगैरह। कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म, देखिए संप्रदायवाद और आतंकवाद, ये भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं हमारे देश में। तो देखिए, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट एंड द रिजल्टेंट टेररिज्म इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र के आगे धार्मिक कट्टरता, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। धार्मिक झगड़े भी है और मतलब रिलीजियस टेररिज्म भी है हमारे देश में। वैसे तो वो पूरे विश्व भर में है। सोशल स्टेबिलिटी गेट्स हैम्पर्ड ड्यू टू इंक्रीजिंग रिलीजियस हॉस्टिलिटी। अगर रिलीजन्स के बीच में टेंशन होगा तो उसके कारण सामाजिक स्थिरता जो है उस पर चोट पहुंचेगी और समाज की जो मतलब हेल्थ है वो बिगड़ेगी, समाज का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस reduces to a great extent due to terrorism। देखिए, लोगों का जो है लोकतंत्र पर विश्वास उड़ जाता है टेररिज्म के कारण, और उनका मतलब उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभाग भी कम हो जाता है टेररिज्म के कारण। टेररिज्म ये बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे देश के सामने। हम इसे पिछले 30-40 वर्षों से फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है, हमारे देश में भी बहुत से टेररिस्ट है, तो ये हमारे सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट नक्सलिज्म, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट मतलब जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग होते हैं, उनका जो वैचारिक आतंकवाद है और उनका भी माओवाद है वगैरह, नक्सलवाद है, इनका भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के सामने। नक्सलिज्म इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। नक्सलवाद जो है ये भी बहुत बड़ी समस्या है भारत में। नक्सलिज्म बिगन एज अ मूवमेंट टू रिमूव इनजस्टिस अगेंस्ट एग्रेसिव लैंडलेस फार्मर्स एंड ट्राइबल पीपल। देखिए, जो ये नक्सलिज्म नक्सलबाड़ी गांव से ओरिजिनेट हुआ, वेस्ट बंगाल में है वो, पश्चिम बंगाल में, और वहां पर ऐसे मूवमेंट वो शुरू हुई कि कुछ कम्युनिस्ट लीडर्स ने, जो उग्रवादी थे, उन्होंने क्या किया, जो वहां के गरीब किसान वगैरह थे और आदिवासी वनवासी लोग थे, उनको भड़काया और उनको अपने फायदे के लिए यूज किया। और आज तो ये नक्सलवाद और जो लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म है, मतलब इसको तो काफी वो हमारे देश में रेड कॉरिडोर नाम का एक रीजन है, पूरे छत्तीसगढ़, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट एरिया है, आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है, विदर्भ रीजन में है, महाराष्ट्र में, तो वो पूरा रेड कॉरिडोर बोला जाता है। जो लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, कम्युनिस्ट लोगों का फ्लैग जो होता है वो रेड कलर का होता है, तो वहां पर लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट का बहुत मतलब आतंक है और उस रीजन को रेड कॉरिडोर बोला जाता है। तो वहां पर बहुत अधिक ये है, और ऐसे रीजन्स है कई सारे कि वहां पर भारत के तिरंगे को भी फहराया नहीं दिया जाता उन लोगों द्वारा। माओवादी जो चीन के द्वारा सपोर्टेड है और जो कम्युनिस्ट एक्सट्रीमिस्ट है, आतंकवादी है, कम्युनिस्ट आतंकवादी, उनके द्वारा इतना एग्रेशन है कि वहां पर भारत का तिरंगा भी लहराया नहीं दिया जाता। बट टुडे, लेकिन अभी काफी कंट्रोल में आ चुका है पिछले 5 वर्षों में। बट टुडे नक्सलिज्म हैज बिकम अ वायलेंट स्ट्रगल। आज नक्सलिज्म बहुत वायलेंट स्ट्रगल हो चुका है, बहुत हिंसक हो चुका है। In the Naxalite movement, the importance of the problems of farmers and tribal people has reduced। देखिए,
नक्सलाइट मूवमेंट शुरू तो की गई थी कहने के लिए कि आदिवासी लोग, वनवासी लोग और किसानों के अधिकारों के लिए है, लेकिन अभी तो उनका कोई भी मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता और उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, बस आतंकवाद फैलाने के लिए इसका यूज किया जाता है इंस्टेड। मतलब देखिए कम्युनिस्ट ने, देखिए चीन में 1949 तक, 1949 तक चीन में भी लोकतंत्र था, लेकिन चीन में कम्युनिस्ट लोगों ने क्या किया, कम्युनिस्ट लोग जो थे उन्होंने अपने ही लोकतांत्रिक सरकार के विरोध में मतलब अपनी एक सेना बनाई और उस लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया, गिरा दिया और वहां पर अपनी सत्ता स्थापन कर ली, और तब से वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की ही सत्ता है। पूरी हिंसा फैलाई उन्होंने देश भर में, और यही विचार जो है, इसी विचार से भारत में भी जो माओवादी लोग हैं, माओ मतलब जिसने चीन की ये लीडरशिप ली थी कम्युनिस्ट लोगों की और चीन की सेना की, वो उसका नाम है माओ जेडुंग, तो उसने ये किया था। तो उसी की विचारधारा के लोग हैं माओवादी, तो वो भी ऐसा सोचते हैं, भारत में भी ऐसा ही करना चाहते हैं कि भारत का जो लोकतांत्रिक सरकार है उसे पूरा हटा दिया जाए और वहां पर पूरी हिंसा करके हमारे देश में भी कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य स्थापित किया जाए पूरे हिंसा से। वहां पर ऐसा ही शासन, मतलब चीन में जैसा है वैसा ही भारत में करना चाहते हैं, और वो चीन में जैसा एक दल का राज्य है, पूरा किसी को बोलने की आजादी नहीं है सरकार के खिलाफ वगैरह, वैसे ही करना चाहते हैं वो लोग। तो हमें इसके खिलाफ जागरूक होना चाहिए। Instead, violent measures to oppose the government policies, attacking the police forces and such other tactics are used by the Naxalite people। तो ये जो नक्सलाइट लोग हैं और लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, वो जो होते हैं वो क्या करते हैं, हिंसक मार्गों से सरकार के जो, मतलब सरकार जो भलाई, लोगों को भलाई करने के लिए जो भी नीतियां अपनाती है, वहां पर विकास के काम करना चाहती है, तो वहां के लोग सड़क बनाना चाहती है तो सड़क बनाने वालों को मार देती है, वो जो लोग होते हैं वो जो भी विकास का काम करने आते हैं उनको मार देते हैं, और फिर सरकार को ही कहते हैं कि आप हमारे रीजन में कोई विकास नहीं कर रहे, ऐसे करते वो, और पुलिस फोर्सेस पर अटैक करते हैं और ऐसे कई सारी हिंसक घटनाएं घटवाते हैं। करप्शन, भ्रष्टाचार, ये भी काफी बड़ी समस्या है। इन इंडिया द एक्सटेंट ऑफ करप्शन इज सेड टू बी वेरी हाई इन पब्लिक सेक्टर। देखिए सार्वजनिक विभाग में हमारे देश में बहुत अधिक भ्रष्टाचार है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। गवर्नमेंट्स वर्किंग कैपेसिटी इज रिड्यूस ड्यू टू करप्शन एट द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स। देखिए अगर प्रशासकीय लेवल पर, मतलब IAS IPS ऑफिसर्स जो भी है, पुलिस है या फिर जो मतलब जो कलेक्टर वगैरह होते हैं उनके लेवल पर भी काफ़ी करप्शन है, और जो राजकीय है, जो मंत्री वगैरह लोग हैं वो भी करप्शन करते हैं। हालांकि कुछ सत्ता तक ये जो पॉलिटिकल करप्शन है वो बहुत कम हो चुका है पिछले कुछ सालों में। तो पीपल डेवलप डिस्ट्रस्ट एंड डिससेटिस्फैक्शन about the entire governmental system due to delay in governmental work, poor public services and facilities and different financial blunders। देखिए लोगों का विश्वास उड़ जाता है सरकार पर से, पूरी व्यवस्था पर से, लोग निराश हो जाते हैं कि सरकार बहुत देर करती है किसी भी काम को, पैसे बहुत खाती है, लोग गरीब होते जा रहे हैं और लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही, और कई सारे आर्थिक बहुत बड़ी गलतियां कर बैठती है सरकार कई बार, तो उसके कारण लोग निराश हो जाते हैं। करप्शन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, बोगस वोटिंग, ब्राइबिंग द वोटर्स, एब्डक्टिंग द वोटर्स एंड सच अदर थिंग्स रिड्यूसेस पीपल्स कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। देखिए ये भी बहुत बड़ी समस्या है। चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया में जो है भ्रष्टाचार करना, जैसे बोगस वोटिंग करवाना, जैसे एक ही व्यक्ति को 4-4 वोट डलवाने को डालना, मतलब उसके डुप्लीकेट वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड होते हैं और वो अलग अलग 4 बार जाके एक ही पार्टी को वोट करता है, मतलब जिसके नाम पर 1 वोट होना चाहिए उसके नाम पर 4-4 वोट होते हैं। इसके कारण कोई जो करप्ट पार्टी है वही चुनकर आती है। फिर बोगस वोटिंग, यही बोलते हैं उसे। ब्राइबिंग वोटर, जो वोटर्स है, मतदाता है, उनको पैसे देकर वोट करवाने की कोशिश करना, वोटर्स को किडनैप करवा के, उनको डरा धमका के उनको वोट करवाना।
तो इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर लोगों का विश्वास कम हो जाता है। ऐसे बहुत सी घटनाएं पश्चिम बंगाल में वगैरह बहुत होती है आज भी। तो वहां पर मतलब काफी सुधार, हमारे राज्य में तो इतना नहीं होता, लेकिन पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक होता है ये। What do you think? Family monopoly in politics is a major problem before democracy in India. देखिए, जो किसी एक ही घराने का राज किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में, राजकीय दल में, ये भी बहुत बड़ी समस्या है भारतीय लोकतंत्र के आगे। मोनोपोली ऑफ जस्ट वन फैमिली इन पॉलिटिक्स रिड्यूसेस डेमोक्रेटिक स्पेस। कॉमन पीपल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द पब्लिक सेक्टर। देखिए, आज इसका एग्जांपल मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी में कोई नॉन गांधी फैमिली का ये सोच भी नहीं सकता कि मैं पार्टी प्रेसिडेंट बन सकूंगा। वहां पर नॉन गांधी फैमिली को कभी पार्टी प्रेसिडेंट बनाया ही नहीं जाता। तो इसके कारण जो कॉमन कार्यकर्ता होते हैं लोग, जो जिनके कुछ आशाएं आकांक्षाएं होती है कि मैं उच्च पद पर जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। उनको हमेशा निराशा होती है ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज में, और उनको मतलब उच्च पद नहीं दिए जाते, बस उस एक ही फैमिली को दिए जाते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को, और उनके जो क्लोजर रिलेटिव्स है उनके उन्हीं को दिए जाते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, उसमें यादव फैमिली का ही राज है। या फिर जो आरजेडी पार्टी है बिहार की, वहां पर सिर्फ लालू प्रसाद यादव का ही मतलब फैमिली का राज है। हमारे राज्य में भी है, एनसीपी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पवार फैमिली का राज है, शिवसेना ठाकरे फैमिली का राज है। तो ऐसे एक ही फैमिली का राज हो तो उसी एक फैमिली का हित देखा जाता है, ना कि लोगों का, आम लोगों का हित देखा जाता है। जब वो सत्ता में आते हैं तभी उन्हीं का हित देखा जाता है, जब वो मतलब ऐसा ही देखा जाता है। तो ये बुरी बात है। Criminalization of politics, increased participation of criminals in political process is another serious problem for democratic system। देखिए, जो आरोपी होते हैं या जो गुनहगार होते हैं उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था में आना ये बहुत गंभीर समस्या है हमारे देश के सामने। जैसे कई बार क्रिमिनल्स होते हैं, भ्रष्टाचार का गुनाह किया होता है, या फिर कई बार उन्होंने हत्या की होती है, गुंडागर्दी की होती है। तो ऐसे लोगों का सत्ता में आना बहुत मतलब खतरनाक होता है। Sometimes political parties give candidature to people having a criminal background, facing criminal allegations and allegations of corruption। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, राजकीय दल ऐसे करते हैं कि ऐसे लोगों को टिकट देती है, उनको खड़े करती है इलेक्शंस में जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के है, जिन्होंने बहुत बड़े क्राइम्स किए हैं, गुनाह किए हैं, और उनके ऊपर कई सारे आरोप है गलत काम करने के, उन्होंने भ्रष्टाचारों के आरोप है उन पर। तो ऐसे लोगों को देने से दिस इंक्रीजेस द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिक्स। इससे क्या होता है, तो वो चुनकर आने के लिए बहुत पैसा बांटते हैं लोगों में, और जब वो चुनकर आते हैं तब वो पैसा वसूल करने के लिए वो बहुत भ्रष्टाचार भी करते हैं। ऐसी वो साइकिल होती है, पहले पैसे बांटकर चुनकर आते हैं, और वो आने के बाद, सत्ता में आने के बाद, वो पैसा वसूल करने के लिए भ्रष्टाचार करके बहुत पैसा वो वसूल करते हैं हमारी व्यवस्था से। इसमें लोगों का ही बुरा होता है अंत में, और गुंडाई भी करते हैं, दंगे करवाते हैं कई बार। तो दिस मे ऑल्सो लीड टू वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो इसके कारण वायलेंस, हिंसा भी हो सकती है इलेक्शंस के दौरान। सोशल चैलेंजेस, सामाजिक क्या चुनौतियां हैं? अपार्ट फ्रॉम द चैलेंजेस मेंशन्ड अबव, इंडियन डेमोक्रेसी फेसेस अदर सोशल चैलेंजेस। भारतीय लोकतंत्र के आगे इन ऊपर दिए गए चैलेंजेस के अलावा कुछ और भी चुनौतियां हैं, जैसे द प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, कास्ट बेस्ड इश्यूज नीड टू बी रिजॉल्व। देखिए कैसी समस्या है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार, लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो वो क्रिमिनल हो जाएंगे, क्योंकि खाना तो पड़ता है, पैसे कमाने के लिए वो गलत रास्तों को अपनाएंगे। तो ये भी बुरी बात है। तो फिर उसके बाद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है और कुछ लोग बहुत गरीब हो रहे हैं, तो ये भी गलत बात है। अमीर और गरीबों के बीच में गैप बढ़ता जाना, ये भी बुरी बात है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। कास्ट बेस्ड इश्यूज, देखिए हमारे देश में जातिवाद बहुत
फैलाया गया है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, तो जो होती है मतलब पिछले 70 सालों से जो सत्ता में थी उन्होंने बहुत जातिवाद फैला और जातियों में बहुत नफरत फैलाई। उसके कारण हमारे देश में मतलब जातियों में लोग झगड़े करते रहते हैं, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, तो इनको सॉल्व करना आवश्यक है। What steps should be taken to make Indian democracy successful? तो भारतीय लोकतंत्र को यशस्वी बनाने के लिए क्या कदम उठाने आवश्यक है? फर्स्ट है मेजॉरिटी ओपिनियन हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन डेमोक्रेसी। देखिए लोकतंत्र में, किसी भी लोकतंत्र में जो मेजॉरिटी ओपिनियन है, जो बहुमत है, बहुत से लोगों का जो मत है, उनको महत्व दिया जाता है। इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी गेटिंग मेजॉरिटी ऑफ वोट्स कम्स टू पावर। किसी भी लोकतंत्र में जिस दल को, राजकीय दल को सबसे अधिक वोट्स मिलते हैं वो सत्ता में आती है। पार्लियामेंट टेक्स ऑल डिसीजंस बाय मेजोरिटी। देखिए पार्लियामेंट में भी, संसद में भी सारे निर्णय जो है वो मेजोरिटी द्वारा लिए जाते हैं, बहुमत द्वारा लिए जाते हैं। डेमोक्रेसी एम्स एट द वेलफेयर ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल। देखिए क्योंकि लोकतंत्र में जो मतलब बहुत से लोग हैं, मेजोरिटी लोग हैं, उनका हित देखकर किया जाता है काम। When the importance is given to majority, it is possible that injustice may be done to those who are marginal and who are in minority. देखिए लेकिन जब मेजॉरिटी लोगों का हित देखकर या उनकी क्या सोच है ये देखकर जब निर्णय लिया जा रहा है, तब ऐसा भी हो सकता है कि जो माइनॉरिटी लोग हैं, जो कम संख्या वाले हैं, अल्पसंख्यक है, उनके ऊपर अन्याय हो सकता है। लेकिन Though democracy is a government by majority, minority should also be included in the process of decision making. देखिए डेमोक्रेसी में सरकार, शासन जो होता है वो मेजॉरिटी द्वारा होता है, बहुमत द्वारा होता है, लेकिन जब निर्णय लेना है किसी भी निर्णय प्रक्रिया में, माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है, जो बहुमत में नहीं है, जिनका बहुमत नहीं है, उनका भी विचार लेकर निर्णय लेना चाहिए ताकि देश में असंतोष ना बढ़े। It is the duty of government to take into consideration the interests of minorities. देखिए ये शासन की जिम्मेदारी है कि जो अल्पसंख्यक है उनका भी हित ध्यान में रखा जाए। In short, in democratic government, everyone's opinion should be considered important. सभी का मत ध्यान में लेकर फिर पूरे विचार के बाद निर्णय लेना चाहिए। Similarly, majority government should not be the government of majority community. देखिए मेजॉरिटी गवर्नमेंट यानी मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है उन्हीं का ही ध्यान में रखने वाली सरकार नहीं होनी चाहिए। ऑल रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, इथनिक एंड कास्ट ग्रुप शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखिए शासन में जो है सभी धर्मों के, सभी संप्रदाय के, सभी भाषा के, सभी परंपराओं के, सभी जाति के लोगों को समान संधि मिलनी चाहिए और उनको निर्णय प्रक्रिया में भी समान संधि मिलनी चाहिए। उन सभी का विचार करके निर्णय लिया जाना चाहिए। सेकेंड, जुडिशरी इन इंडिया इज सीन टू बी मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट्स टू मेक पॉलिटिकल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट। देखिए भारत की न्यायपालिका जो है वो भी काफी प्रयत्न कर रही है ताकि भारत में जो राजकीय प्रक्रिया है वो काफी ट्रांसपेरेंट की जा सके, पारदर्शी की जा सके, उसमें छुपाए ना, ताकि इंफॉर्मेशन छुपा कर कुछ गलत इस्तेमाल ना किया जा सके। To prevent criminalization of politics, judiciary has adopted measures like strict punishment to criminals and prohibiting criminals from participating in political process. तो देखिए भारतीय न्यायपालिका ने क्या किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मतलब राजनीति का मतलब गुनहगारीकरण, मतलब जो है क्रिमिनलाइजेशन रोकने के लिए हमारे न्यायपालिका ने कई सारे कठोर सजाएं दी है क्रिमिनल्स को, और क्रिमिनल्स को ऐसे भी नियम बनाए गए हैं जो बहुत गंभीर क्रिमिनल्स है उनको इलेक्शन में खड़े होने से पाबंदी की गई है। तो थर्ड, टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल इन इंडिया, इट इज नॉट जस्ट सफिशिएंट टू मेक एफर्ट्स एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी। देखिए लोकतंत्र को यशस्वी बनाने के लिए या किसी भी देश में, भारत में विशेषतः, सिर्फ यही काफी नहीं है कि सरकारी सतह पर, प्रशासनिक सतह पर या न्यायपालिका के सतह पर प्रयत्न किया जाना ही काफी नहीं है। देखिए एवरीवन एट सोशल एंड इंडिविजुअल लेवल शुड मेक कॉन्शियस एफर्ट्स टुवर्ड्स। देखिए
हम सभी की जिम्मेदारी है। आपकी, आप फ्यूचर के नागरिक होने वाले हैं भारत के, तो आपको भी जिम्मेदार होना पड़ेगा, मुझे भी जिम्मेदार होना पड़ेगा, हम सबको जिम्मेदार होना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों से हम देशभक्ति कर सकते हैं। हर किसी को बॉर्डर पर जाकर लड़ने की और मरने की ही आवश्यकता नहीं है। देखिए, हमारे देश में अगर आप रास्ते पर, सड़क पर कचरा नहीं डालते, डस्टबिन में डालते हैं, अगर डस्टबिन नहीं दिखाई देती तो वो कचरा खुद कैरी करके जब भी वो डस्टबिन मिलेगी या घर पर आकर घर के डस्टबिन में डालना, ये भी एक तरह की देशभक्ति ही है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, आपको खुद से शुरू करना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। मतलब जो बदलाव आप पूरे देश में या पूरी दुनिया में देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आप अपने खुद से करिए। तो बस अकेला मत समझिए, आप खुद अगर शुरू करेंगे तो आपके साथ कई सारे लोग होंगे। भ्रष्टाचार ना करें। अगर आपसे कोई गलती होती है, अगर आप सिग्नल ना तोड़ना, ट्रैफिक मतलब अगर आप सड़क पर है और सिग्नल, रेड सिग्नल है, तो उसे तोड़कर न जाना, ये भी एक तरह की देशभक्ति है। सिग्नल फॉलो करना, उसके नियम फॉलो करना, ट्रैफिक नियम फॉलो करना, ये सारे देशभक्ति के ही सिंबल है। हर किसी को देशभक्ति साबित करने के लिए बॉर्डर पर जाकर लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। इन छोटी छोटी चीजों से भी देशभक्ति दिखाई जा सकती है और हम सब की यह जिम्मेदारी है। एजुकेशन फॉर ऑल कैंपेन, क्लीन भारत कैंपेन, ग्राम समृद्धि योजना, सेल्फ help groups, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme and such other projects are undertaken at the level of government and administration। देखिए, शासकीय और प्रशासकीय सतह पर कई सारे कैंपेन किए गए हैं, कई सारे मुहिम की गई है, अभियान चलाए गए हैं। जैसे एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब सर्व शिक्षा अभियान, सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। फिर क्लीन भारत कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। भारत को, हमारा देश हमारा घर है, तो इसे स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। ग्राम समृद्धि योजना, गांव की समृद्धि के लिए, गांव के विकास के लिए योजना। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मतलब लोगों को अगर कुछ करना चाहते हैं लोग, तो उनको आर्थिक सहायता देकर उनको मतलब अपॉर्चुनिटीज देना। महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम, गांव में लोगों को रोजगार देने की सुविधा करना। तो ऐसे कई सारे प्रस्ताव और प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं शासन द्वारा। टू इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, 50% सीट्स आर केप्ट रिजर्व्ड इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। जो महाराष्ट्र में है, हमारे स्टेट में जो है, जो लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस है, मतलब जैसे महानगर पालिका है, नगर पालिका है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, वहां पर जो है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है। फिर उसके बाद फोर्थ है, टू मेक इंडियन डेमोक्रेसी ट्रूली सक्सेसफुल इट इज इसेंशियल टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट ऑल लेवल्स। देखिए, हमारे लोकतंत्र को अगर यशस्वी बनाना है तो सभी तरह के लोगों का, सभी सतह पर उनका पार्टिसिपेशन, सहभाग बढ़ाना आवश्यक है। लोगों में जन जागृति करना आवश्यक है। देखिए, आप दूसरों को दोष मत दीजिए, आप खुद से शुरू कीजिए, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। सभी को, मुझे भी करने की आवश्यकता है, आपको भी, हम सबको ये करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र में, किसी भी लोकतंत्र में उसके नागरिकों पर सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है, तो हम पर सबसे अधिक जिम्मेदारी है। If such participation increases, especially at the level of the government, it will help in changing public policies। देखिए, अगर शासकीय सतह पर बदलाव लाना है तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। पब्लिक पॉलिसीज आर मेड थ्रू इंटरेक्शन विद द पीपल। जो शासकीय नीतियां होती है, सरकारी नीतियां, वो जो बनाई जाती है, वो लोगों के साथ संवाद करके, उनके साथ बात करके ही बनाई जाती है। तो इंटरैक्शन विद दोज हु आर नॉट इन पावर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। जो सत्ता में नहीं है, उनके साथ भी संवाद करके, उनके साथ भी बात करके निर्णय लेना आवश्यक है। द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म शुड बी रिस्पेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड इवन इन आवर पर्सनल लाइफ। देखिए, जो महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक मूल्य है, जो वैल्यूज है, जैसे इक्वालिटी, समानता, सभी नागरिकों को समान अधिकार होने चाहिए, भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लिबर्टी, स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचार करने की, अपने विचार बोलने की, ये स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्त करने की। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सभी के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सेक्युलरिज्म मतलब सर्वपंथ समभाव, सभी पंथों का
आदर किया जाना चाहिए, सभी जातियों का, सभी धर्मों का आदर किया जाना चाहिए, किसी के खिलाफ द्वेष नहीं करना चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए। तो ये सारे वैल्यूज जो है हमारे पर्सनल लाइफ में भी इंक्लूड करना आवश्यक है। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी एवरीवन शुड कीप इन माइंड दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ नेशंस। किसी भी लोकतंत्र को अगर यशस्वी होना है, आप बहुत एग्जांपल्स मतलब आप देखते होंगे कि अमेरिका में इतना अच्छा है या फिर यूके में इतना अच्छा है, वो अमेरिका को स्वतंत्रता मिलके 250 साल हो चुके हैं, यूके तो का स्वतंत्र ही है, बहुत पुरानी डेमोक्रेसी है वो। तो वहां के नागरिक उतने जागरूक है, वहां के नागरिक उतने जिम्मेदार है, इसलिए वहां के देश वो सफल है। अगर हमारे देश को सफल बनना है तो आपको, मुझे, हम सबको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ जाए।